ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना ज़रूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अभी तक हम लोग यूजीसी में बिजी थे, लेकिन पीछे से बहुत कुछ हो गया जो हमारी नज़रों से फिसल गया। मियाँ भाई ये जो है, मियाँ भाई लोग, उनको एक तो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी हड़का दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हड़का दिया। दोनों तरफ से मार पड़ गई। अब हमारा जो लिबरल गैंग है वो यूजीसी के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है। जो आउटरीच उनको करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। वो कर इसलिए भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि समस्या उनको ये हो गई है कि जो ओबीसी समाज है उसमें भी इसकी कोई ध्वनि नहीं है। क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं थी कि उनको वो जो है वो वैसे भी आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। वो जानते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव इस तरह का कर नहीं सकता। ईंट से ईंट बजाने वाली मार्शल कौम है वो, तो उनको इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। उन्होंने डिमांड भी नहीं की थी, इसलिए उनको लग रहा था कि साहब ओबीसी साथ में खड़े हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आपको ये बताएं कि हमारे तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वही पार्थ यादव है और 100% हिंदुत्ववादी है। विष्णु शंकर जैन यदि वैसे तो वो अब सनातनी है, पूर्ण सनातनी है, लेकिन अगर सरकार की परिभाषा से चला जाए तो वो माइनॉरिटी है। तो भाई इनका सारा नैरेटिव तो वही फेल हो गया, तो इसलिए उसकी ध्वनि कोई आ नहीं रही है। लेकिन बीच में और जो चीज़ें थी उसको लेके अब उन लोगों को और कुछ नहीं मिला, तो अब हेमंत बिश्व शर्मा को लेके टूट पड़े हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को तो टूट पड़े हैं, लेकिन 28 तारीख को एक और निर्णय हो गया 3 जज बेंच का जज साहब, और उसमें वक्फ ट्राइब्यूनल की सारी हेकड़ी निकाल दी गई और वक्फ ट्राइब्यूनल जो अकेला बैठा हुआ था इसका निर्णय करने के लिए कि साहब का ज्यूरिसडिक्शन वक्फ बोर्ड का बनता है या नहीं, कह दिया गया कि नहीं, जहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है वहाँ पर ट्राइब्यूनल डिसाइड नहीं करेगा। लोकल लोग सारा मामला ही खर्च हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन तो वही मुश्किल से 15-20% प्रॉपर्टीज़ का है और अब बाकी 80% प्रॉपर्टी तो वक्फ ट्राइब्यूनल के चंगुल से ही निकल गई। अब क्या करेंगे? असम में इसका बड़ा प्रभाव होगा निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारी जो है इन्होंने उल्टी पुल्टी ज़मीनें कब्जा के उसको वक्फ करके और उसको दे रखा है ट्राइब्यूनल्स में डिसाइड करने के लिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। वक्फ ट्राइब्यूनल में भी सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो मुस्लिम ही है, एक्सपर्ट के नाम पे। अब जो ड्राफ्ट आया था अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का, उसमें जो एक्सपर्ट था उसको हटा दिया गया था, लेकिन बाद में साहब वो एक थे हमारे वो गुजर भाई जम्मू कश्मीर वाले राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने उसको फिर से इंक्लूड करवा दिया। अच्छा, जो लोग जो बैठे थे उनको इतना ध्यान तो था नहीं, बस हाँ कर दिया उन्होंने। अब आपको ध्यान हो वहाँ भी विष्णु शंकर जी ने एक पूरा डेक प्रेजेंट किया था, स्लाइड्स प्रेजेंट की थी 100 से ऊपर, ये बताते हुए कि क्या क्या चेंजेस आवश्यक है। उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको तो जो ऊपर से निर्देश आता है वही करते हैं। वाकई जो इस समय जो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है भारतीय जनता पार्टी की वो आश्चर्यजनक है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा का इस समय भारी क्रिटिसिज्म हो रहा है। पूरा लिबरल मार्क्सिस्ट क्लास जो है वो टूट कर पड़ा हुआ है कि ये देखिए इन्होंने कैसे भारत को तोड़ने वाली बात कह दी। बात क्या कही? तो कहते भैया ये जो मियाँ भाई लोग हैं ना, इनके साथ जो है वो नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है, नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण भी दे दिया, अरे भाई कोई रिक्शा वाला मियाँ हो तो उसको 5 रुपये की जगह 4 रुपये। वैसे तो यदि सतही रूप से देखा जाए तो उचित नहीं लगता है, और वैसे भी हमारे हिंदू संस्कारों में इस तरह की बात की नहीं जाती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा को कर तरह तरक बढ़ावई साखा।
तो कर्म प्रधान विश्व है, तो यदि आप कर्म इस प्रकार का कोई गलत कर्म किसी के साथ में करेंगे और विशेषकर कोई गरीब गुरबा हो उसके साथ करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन इसका कन्वर्स क्या है, ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जब लगातार यह उपदेश दिया जा रहा हो कि तुम अपने काफिर जो तुम्हारे साथ, जो काफिर तुम्हारे साथ है, जो बगल में रहते हैं, पड़ोसी है, उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनसे सख्ती से पेश आओ। ऊपर से ये भी कहा गया है, ये मैं कोई अपनी मन से नहीं कह रहा हूँ, ये 9.123 जी सूरत तौबा 123 और उसी की जो 120वीं आयत है वो क्या कहती है? वो कहती है कि साहब कि जितना तंग करोगे काफिर को, जितना परेशान करोगे, उतनी ही अल्लाह तुम्हारे खाते में नेकी लिख देगा। यानी आप जो है लव जिहाद करेंगे, आप किसी हिंदू लड़की को फंसा लेंगे, आप किसी हिंदू की ज़मीन को कब्ज़ा कर लेंगे, आप अपने किसी अवैध दरगाह की चार दीवारी बढ़ा के और सरकारी ज़मीन पर, जो कि हिंदुओं की ज़मीन है वैसे तो ना, तो यहाँ के जो बादशाहत है वो हिंदुओं की, तो ये सब चीज़ें जो है ये मानी जाएंगी कि आपने काफिरों को तंग किया। और आप अगर काफिरों का सर तन से जुदा कर दोगे तब तो बहुत ही बड़ी नेकी मानी जाएगी, तब तो आप जो काजी कहलाओगे। ये अलग अलग ग्रेडेशन है, यानी आप तंग करोगे तो नेकी लिख दी जाएगी, आप किसी का सर तन से जुदा कर दोगे तो गाजी कहलाओगे, और आप जो है वो इस्लाम के लिए लड़ते हुए मारे जाओगे तो शहीद कहलाओगे। अब इसमें जो शहीद है उसका बहुत ऊंचा दर्जा होता है कि शहीद जो है वो सीधे जन्नत में उसका टिकट डायरेक्ट कटता है। और जो गाजी है उसका डायरेक्ट तो शायद टिकट नहीं कटता है, लेकिन वो क्यू में आगे चला जाता है। और फिर जब आखिरत का मौका आता है ना, क़यामत, क्योंकि इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पूरी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, अब वो दिन लगातार बढ़ाते चले जा रहे, क्योंकि न्यूटन ने 1920 बताया था भाई जजमेंट डे 1920, उसको तो अब 105 साल ऊपर हो गए। इसी तरह से मोहम्मद साहब की जो सुन्नत है, यानी कि उनके जो आपके हदीस है, उनमें ये लिखा हुआ है 100 साल के बाद, यानी 100 साल के बाद वाले तो भाई 730 के आसपास जिस वक्त की वो सुन्नत है, तो वो 730 को तो अब आप देखिए 1400 साल हो गए। तो अब इन लोगों की इस बात पे तो क्या यकीन किया जाए, लेकिन भाईजान लोग तो यकीन करते हैं ना। तो भाईजान लोग जो है और कुछ नहीं तो आपको तंग करने का तो प्रयास करते हैं कम से कम, और कुछ नहीं तो वो नेकी लिखी जाए। नेकी लिखी जाए तो उसके लिए यही सारे काम करो, तरह तरह के जिहाद करो, कोई लैंड जिहाद करो, कोई लव जिहाद करो, कोई दरगाह जिहाद करो, कुछ भी करते रहो। इन सब चीज़ों को हेमंत विश्व शर्मा अच्छी तरह से समझते हैं, तो ही लोग अच्छी तरह से समझते हैं। एक तो हेमंत विश्व शर्मा अच्छी तरह से समझते हैं, और दूसरे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उनकी समझ का परिणाम है कि इन दोनों स्थानों पर भाईजान लोग जो है वो थोड़ा सा दब के रहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने, मेरा अनुमान ये है कि साम दाम दंड भेद से ये इंश्योर कर लिया है कि ये जो मुस्लिम आबादी प्लान कर रही थी, योजना बना रही थी कि 10-20 साल में असम में वो 50% को क्रॉस कर जाएंगे और असम के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, असम के ऊपर कब्ज़ा करके फिर उसको बांग्लादेश से मिला देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनवा देंगे, वो सारे के सारे प्लान जो है वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी कम हो गई है। और जो डिलिमिटेशन है अगले 25 साल के लिए, उस डिलिमिटेशन से जो चुनाव होंगे तो अगले 25 साल में कुछ नहीं होना। अगले 25 साल में तो उन्होंने ये इंश्योर कर लिया है कि इनकी जो वहाँ जो सीटें हैं टोटल 127, उस 127 में से 24 सीटों से ज़्यादा वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं हो मुसलमानों की, बाकी सीटें वो जीत सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि पहले हमारे पास
जीतने की क्षमता थी, पक्का सीट जीतने की क्षमता थी शायद 84 या 85, अब हमारे पास 101 सीट जीतने की क्षमता। तो इसलिए जो लोग इस समय विधवा विलाप कर रहे हैं बड़ी जोर जोर से हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, उनको मैं कहूँगा थांबा, होल्ड ऑन, रुको और अपने गरीबा में झांको। अपने गरीबा में झांक के अपने मियाँ भाई लोगों से ही पूछोगे कि हेमंत बिश्व शर्मा तो यही कह रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा तो यही कह रहे हैं कि साहब कि मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ये तो खुद ही कह रहे हैं अपने आप को मियाँ। तो जब ये अपने आप को खुद मियाँ कह रहे हैं तो ये हम भी मियाँ कह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब की गलत बात कह दी और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए कि छठे शाठ्यम समाचरित जो है वो हमारी नीति है। यदि आप गाली दोगे तो आप गाली खाओगे और उसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसिने प्रतिहिंसिनम न च दोषम पश्यामि छठे शाठ्यम समाचरेत। जैसे को तैसा, ये नीति भी है, जैसे को तैसा। ये गांधी जी वाली नीति नहीं है। हम हेमंत बिश्व शर्मा के पूरी तरह से साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।